नमस्कार, मैं सुश्रुत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी IQ PCS चैनल पे। दोस्तों, हम इस चैनल पे आपको एक मकसद के और आगे ले जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हो, स्टडी IQ PCS चैनल पे आपको हर तरीके का, हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा हेल्प आपको किया जाएगा। तो हमारा जो करंट इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, उसमें हम एक एक हफ्ते का करंट इकोनॉमी उठा के देखते हैं, जो न्यूज़ सुर्खियों पे रहते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ में हम देखते हैं ऐसे ऐसे कुछ जगह जहां से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो हमारा गिग इकोनॉमी है उसके बारे में। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया जो है वो गिग इकोनॉमी बनता जा रहा है। अब ये चीज़ है क्या? साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि 47th GST काउंसिल का जो मीट हुआ है, उसमें ऐसे बहुत सारे जगह थे जहां पे टैक्स ब्रैकेट को कम किया गया है, ऐसे बहुत सारे जगह थे जहां पे बढ़ाया गया है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग बात करेंगे COP26 में लिए गए वादे, जो हम बताएं पूरे दुनिया को कि हम नेट जीरो एमिशन कंट्री बनना चाहते हैं तुरंत, जल्द से जल्द। तो वो किस तरीके से हम ले जा रहे हैं आगे, और उसी के साथ चलते हुए ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो क्या मसला है, उसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हमारा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन हो, तो वहां पे जो चेयरपर्सन के हिसाब से अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, या ये किसका दायित्व होगा, या इसके पहले जो इंस्टीट्यूशन था BBB के नाम से वो कहां गया, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट पे आपका जो भी वैल्यूएबल कमेंट है, जो भी आप बताना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीति आयोग के एक रिपोर्ट के साथ, जिसका टाइटल है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब ये बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है और ये गिग इकोनॉमी क्या चीज है? दोस्तों देखिए, आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करते हैं तो वहां पे ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, ये ऑनलाइन टीचिंग वाला पार्ट जो है वो काफी जगह पे नहीं था। वहां पे हम फैकल्टी या टीचर्स को अगर जब भी देखते थे तो वो किसी ना किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन के साथ, स्कूल कॉलेजेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, ये हमें पता था। लेकिन ये एक सिलसिला पिछले 6-7 साल से शुरू हुआ है, और ऑब्वियसली स्टडी IQ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थ्राइव कर रहा है। और आपको पता होगा कि स्टडी IQ का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना। आप जैसे ऐसे लाखों बच्चे जो पूरे देश में फैले हुए हैं और जिनके पास वो क्या बोलते हैं, वो सुविधाएं नहीं हैं, तो हमने सोच लिया है कि हम अपने तरीके से जितना ज्यादा हो सके अफोर्डेबल, जितना ज्यादा हो सके क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब दोस्तों, ये गिग इकोनॉमी क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहां पे कहा गया है कि इंडियाज गिग वर्कफोर्स ये जो है ये 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ तक पहुंचेंगे। अब ये गिग चीज क्या है? दोस्तों देखिए, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स धीरे धीरे ओपन होते जा रहे हैं जो कंप्लीटली ऑनलाइन की तरफ से चलता है, मतलब पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप फूड डिलीवरी सिस्टम को अगर देखते हैं तो स्विगी, जोमैटो जैसे ऐसे बहुत सारे कंपनियों का नाम आपके सामने आता है। उसी के साथ साथ अगर हम किसी भी तरीके से, ऐसे बहुत सारे छोटे कंपनीज भी हैं। अगर हम कैब के सेक्टर में देखते हैं तो ओला, उबर की बात है। तो ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे सेक्टर्स जो पहले नहीं थे वो धीरे धीरे बनता जा रहा है, और शायद इसी को नीति आयोग ने गिग इकोनॉमी कहा है। अब वजह क्या है और सबसे बड़ी बात है इसमें कंसर्न क्या है? दोस्तों देखिए, इसके पहले जितने भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस देखते थे, मतलब काम करने की अगर बात की जाए, तो वहां पे जनरली परमानेंट वर्कर्स की जरूरत होती थी। और ये जो नए सिस्टम्स आने वाले हैं या जो आ रहे हैं धीरे धीरे, इसमें काफी ज्यादा
टेम्पररी वर्कफोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यहां पे आपको सबको पता होगा एक टर्म जो कि काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, दैट इज फ्रीलांसिंग। तो ये जो टर्म है ये इसी गिग इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पे आपको टेम्पररी वर्कफोर्स के हिसाब से रखा जाता है। तो इसी वजह से नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वर्कफोर्स को नहीं मिल पा रहा है इस गिग इकोनॉमी और उसके चलते जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी हां, हम जरूर अपना अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अपना जो गैप है वो तो पूरा कर पाएंगे शायद किसी ना किसी तरीके से, लेकिन यहां पे भी बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो काफी सारे सेगमेंट्स के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उसको एड्रेस करना है इसका मकसद। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए रिटेल ट्रेड एंड सेल्स के तरफ से अगर देख सकते हैं तो 26.6 लाख यहां पे आप देख सकते हैं कि वर्कफोर्स की बात की जा रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो 13 लाख के आसपास, फाइनेंस इंश्योरेंस में 6.3, ऐसे बहुत सारे देखेंगे छोटे छोटे ऐप है जो पर्सनल लोन्स आपको देते हैं, काफी ज्यादा कॉल आते हैं पूरे दिन भर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों को लेके ये गिग इकोनॉमी बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इंडियाज गिग इकोनॉमी में और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है। दो चार रिपोर्ट की बात यहां पे करेंगे, जैसे कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इंडियाज गिग वर्कफोर्स लगभग 15 मिलियन वर्कर से बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, यहां पे दूसरा एक रिपोर्ट जो 2019 में लाया गया था, और ये रिपोर्ट क्या कहता है, इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन के द्वारा ये लाया गया रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंडिया जो है ये 5th लार्जेस्ट फ्लेक्सी स्टाफिंग ग्लोबली ये करता है। मतलब यूएस, चाइना, ब्राजील और जापान के बाद इंडिया आता है जहां पे ये टेम्पररी वर्कफोर्स हम लोग देख पाते हैं। और क्या कहा गया है, सिर्फ यही नहीं, ये गिग इकोनॉमी एक तरीके से जीडीपी के लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इसके पास वो कैपेसिटी है कि लगभग 90 मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर पाए, जो कि नॉन फार्म सेक्टर में, मतलब हम अगर जीडीपी को देखते हैं तो एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है आपका टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। तो उसके तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं उसका एक पोटेंशियल है जो लगभग 1.25% जीडीपी को लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है। ये एक पोटेंशियल गिग इकोनॉमी के लिए दर्शाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जरूर आप ध्यान रखें कि गिग इकोनॉमी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ये फ्री मार्केट सिस्टम है जहां पे टेम्पोररी पोजीशंस देखे जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिए, ये जो टेम्पोररी वाला पार्ट है, ये जो फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है जिसमें हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के साथ, जहां पे हम 47 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तो आप में से किसी के दिल में यह सवाल आ सकता है कि ये 47 ही क्यों, इसके पहले जो जीएसटी काउंसिल वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। दोस्तों जरूर बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहां पे हम देख लेते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा चेयर किया गया ये 47th मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत सारे सुधार यहां पे लाए गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं इंक्रीज्ड जो जगह है उसमें आप प्रिंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग इंक के ऊपर हम देख सकते हैं यहां पे पहले यहां पे था 12%, उसको 18% तक ले जाया गया है। नाइफ, पेंसिल, शार्पनर्स, ब्लेड, स्पून्स, फॉक्स के ऊपर भी वैसे ही कुछ स्टेप्स लाए गए हैं। हम देख सकते हैं एलईडी लैंप्स, लाइट्स, फिक्चर्स के ऊपर भी वैसे ही कुछ स्टेप्स लाए गए हैं, जहां पे प्री पैक्ड कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क के ऊपर 0% था, उसको 5% लिया गया है। तो ऐसे ही किसी टैक्स रिडक्शन की भी बात की जाती है, जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहां पे रेंटिंग ऑफ ट्रक इंक्लूसिव ऑफ फ्यूल कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है टैक्स स्लैब। अब
ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेली के सामान है उसके ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं इसके वजह से। और दूसरा एक कारण ये भी है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल का ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन लागू मतलब एकदम बाइंडिंग नहीं है, मतलब जबरदस्ती आपको फॉलो करना है ऐसा नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके बाद ये पहला ये मीटिंग है जिसकी वजह से 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं कि इस मीटिंग में हमें और क्या क्या चीजें याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैं जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे काफी ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। आप वहां पे देख सकते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल जो है ये सेंटर और स्टेट द्वारा बनाया गया एक ज्वाइंट फोरम है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जीएसटी जो टैक्स है हमारा इंडायरेक्ट टैक्स, उसके ऊपर काफी ज्यादा सुधार लाए जाते हैं, कभी कभी चेंजेस लाए जाते हैं, तो ये काउंसिल के द्वारा लाए जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 279A1 जो कि एक एमेंडेड पोर्शन है हमारे भारतीय संविधान में, उसके तहत हमारा प्रेसिडेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं और इसमें दोनों का ही सेम पोर्शन रहेगा, जहां पे केंद्र सरकार के तरफ से आप फाइनेंस मिनिस्टर को देख सकते हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार अपना खुद का नॉमिनेट कर सकता है। आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखेंगे, ये पहला मीटिंग है जो सुप्रीम कोर्ट के मई 22 वर्डिक्ट के बाद आया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल ये जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी किसी तरीके से बाइंडिंग नहीं है। कारण ये दर्शाया गया है कि हमारा जो 246A हमारा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा दोनों को ही, चाहे आप लोकसभा बोलिए या हमारे राज्यों में जो स्टेट असेंबलीज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, दोनों को ही वो पावर दिया गया है कि ये जो रिकमेंडेशन है इसको वो अपने तरीके से देखे कि ये उनके राज्य के लिए फायदेमंद है या नहीं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ में मैं आपको फिर से दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर आपने जीएसटी वाला वीडियो किसी भी तरीके से आप मिस कर गए हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जीएसटी वाला जो पार्ट है वो डेली अपडेट होता रहता है और कहीं ना कहीं पे आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और करंट रिलेटेड, स्टैटिक रिलेटेड सारे जो सवाल हैं वो हमने अपने वीडियोज में कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे पैक्स की। यहां पे हम देखेंगे कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपको पता होगा कैबिनेट कमिटीज के बारे में। कुल मिला के 6 कैबिनेट कमिटीज पहले बनती थी, अब हम देखते हैं कि कुल मिला के 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, जिसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सुर्खियों में रहते हैं उनमें से अपॉइंटमेंट्स कमिटी, जो बीच बीच में अपॉइंटमेंट्स लेके आते हैं, किसी भी जगह पे किसी को नया अपॉइंट करना है। उसी तरीके से हम देखते हैं इसका बहुत ज्यादा नाम हम न्यूज में देखते हैं। साथ ही साथ ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स वाला कैबिनेट कमेटी है ये भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं और भी 6 टोटल कुल मिला के 8 बॉडीज हैं, जिनमें से आपको दोनों और बॉडी का नाम पूछा जा सकता है। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, दूसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ये 2 कैबिनेट कमिटीज जो है ये बिल्कुल नया, एकदम नया बनाया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि 2 नया जो कैबिनेट कमिटी बनाया गया है उसके बारे में आप बताइए। याद रखिएगा ये 2 कैबिनेट कमिटी पहले 6 थे, बाद में ये 2 ऐड हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या कहा है कि लगभग जो 36,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, जिसको हम पैक्स भी कहते हैं काफी टाइम पे, इसको डिजिटाइज करने की बात की गई है। इससे क्या होगा, इससे लगभग 13 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बहुत ज्यादा आसानी रहेगा। अब बात यह नहीं है कि ये कितना ऑपरेट कर पाएंगे, बात यह है कि जब भी आप किसी चीज को डिजिटाइज करते हैं तो उससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे हम लोग जरूर बात करेंगे पैक्स का, जो कि ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का काम होता है मुनाफा नहीं, कोऑपरेशन, मतलब सबको एक साथ लेके, अपने मेंबर्स को एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी वजह से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसमें जो आपका जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा कम होता है।
तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके वजह से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो लोन एग्रीकल्चरल लोन फार्मर्स को, किसानों को दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आसानी से ये चीज किया जा सकता है और साथ ही साथ में बहुत कम रेट में, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो पहला यहां पे जो पैक बनाया गया था, याद रखना है आपको, वो 1904 में बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस भी आपको काफी टाइम पे एग्जाम्स में परेशान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि नेट जीरो इकोनॉमी, ये जो हमारा एक क्या बोलते हैं, ये हमने 26 हमारा जो COP हुआ था नवंबर लास्ट ईयर पे, यहां पे हमने कहा था ये जो COP 26 है, मतलब इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये किसका था? ये था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये पूरा नाम है UNFCC। इसका होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2027 वाला जो है वो इजिप्ट में होने वाला है और नवंबर के महीने में ये होता है। 2019 वाला जो हमारा था, ये आप देख सकते हैं 26, ये 2021 नवंबर में हुआ है। ये 2020 में होना था, बट ये कोविड के वजह से पीछे चला गया, जिसके वजह से 27 जो है ये एक साल पीछे चला गया, जो 21 में होने वाला था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो ये जो हमने एक वादा पूरे दुनिया से किया था कि यस, हम नेट जीरो इकोनॉमी, मतलब एकदम हम कार्बन एमिशन फ्री इकोनॉमी के तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये किसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो इसके तरफ आगे बढ़ते हुए हमने क्या क्या किया, सवाल ये आता है। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि सोलर पावर मार्केट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ एक एफोर्डेबिलिटी की बात यहां पे जुड़ी जाती है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग स्टेज में हैं, जिनके पास शायद ये सारे जो फायदे हैं वो नहीं हैं, या एक्स्ट्रा जो हमारा जो पैसे आते हैं वो शायद उनके पास काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम पे इंडिया और इंडिया जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं उनसे अपने ये जो हेल्प हैं वो लेते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो मार्केट कॉस्ट है ये कम रखा गया है, ताकि सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ ऐसे बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं जो एक साथ आगे बढ़ेंगे सोलर पावर के साथ। दोस्तों, मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ का ये जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मात्र 18,999 रुपए में प्री कम मेंस का आपकी तैयारी ये और कहीं पे नहीं हो रहा है, यकीन मानिए। SS लाइफ कोड के साथ आप ये जो प्राइस है ये अवेल कर सकते हैं। मॉर्निंग वाला बैच 11 जुलाई 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिस्ट फैकल्टीज के साथ साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ भी इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे आप 1-on-1 अपने मेंटर्स के से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। PDF, डेली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, ये सब तो है ही। याद रखिएगा, अफोर्डेबल एडुकेशन ये है हमारा मकसद, जिसमें हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं आप सभी को साथ लेके। तो दोस्तों, इसी तरीके से सोलर पावर मार्केट में भी इंडिया ने अपना काफी अच्छा खासा नाम बना लिया है। अब आते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के तरफ, जो बजट 2022-23 में कहा गया है, क्योंकि यही वो साल है, यही वो फाइनेंशियल ईयर है जब पहली बार सरकार की तरफ से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात किया गया था। अब ये क्या चीज है दोस्तों? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी इसको मार्केट में छोड़ सकता है, और जो पैसे इससे आ रहे हैं इससे वो कुछ अच्छा काम कर सके, कोई ग्रीन इनिशिएटिव ले सके, कोई रिन्यूएबल एनर्जी वो बना सके। कैसे होता है सर? याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड जो टर्म है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ये जो सारे टर्म्स है, ये ऐसे टर्म्स हैं जिसके थ्रू सरकार हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो मार्केट से पैसा लेता है। मतलब हम आपके जैसे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इसके अलावा जो कंपनीज बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन सबसे पैसा ये लोग उधार में लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में लगा के हमें क्या करते हैं, हमें इंटरेस्ट देते हैं, हमें कुछ कुछ चीजें वापस करते हैं।
तो यही है बॉन्ड का पूरा सिस्टम। तो ग्रीन बॉन्ड मतलब ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट से पैसे उठाना, हम आप जैसे लोगों से पैसे उठाना और उस पैसे से कुछ अच्छा करना, कुछ ग्रीन करना, कुछ रिन्यूएबल करना। तो उसी के साथ जोड़ा जाता है इस टर्म को, जिसको हम ग्रीन बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब यहां पे कुछ कुछ आपको चीजें जो याद रखना पड़ेगा वो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, जो ज्यूरिक बेस्ड है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, यहां पे इसका बेस है, मतलब हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी ग्रीन बॉन्ड कोई भी देश अगर लाना चाहता है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, क्या क्या वहां पे हमें चीजें डालनी चाहिए, ये सारी चीजों को लेके ये जो संस्था है ये अपना दिमाग चला रहा है। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है और ये जो टर्म है उसको याद रखना है। अब बात करते हैं सर ये बॉन्ड्स के साथ शेयर्स का क्या डिफरेंसेस है। बहुत छोटे में, बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, ये जो शेयर्स एंड स्टॉक्स है ये किसी भी कंपनी में आपको क्या देता है, ये किसी भी कंपनी में आपको वो जगह देता है कि आप कंपनी के ओनर बन गए या कंपनी के मालिक बन गए। मतलब कंपनी का मालिक जो होता है उसको हर एक चीज में हिस्सा मिलता है। जैसे कि प्रॉफिट अगर बोले तो प्रॉफिट में भी इनको हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस बोले तो लॉस में भी इसको हिस्सा मिलेगा। मतलब आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदते हैं, सपोज आपने 100 रुपए में किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है और धीरे धीरे लोग भी इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये 100 रुपए का जो शेयर है ये 150 रुपए हो गया, तो आपको 50 रुपए मुनाफा हुआ। बहुत आसान सी बात है, 100 रुपए आपने उसमें लगाया, 50 रुपए आपके पास मुनाफा हुआ। तो ये जो है ये आपके पास आता है डिविडेंड के स्वरूप, मतलब शेयर के ऊपर आपको जो ज्यादा पैसा मिलता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं तो इसका आप हकदार हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है। इसी तरीके से 100 रुपए का आपने एक शेयर लिया और वो कंपनी काफी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसका शेयर का जो प्राइस है वो गिरने लगा 75 रुपए तक, तो ये जो 25 रुपए का आपका लॉस है ये भी आपका है, क्योंकि आप ही कंपनी के ओनर हो, मालिक हो, तो आपको भी ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो ये है पूरा हिसाब स्टॉक्स एंड शेयर का, जहां पे आपको प्रॉफिट लॉस दोनों में ही भागीदारी मिलता है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए अगर हम बॉन्ड्स डिवेंचर की बात करते हैं, इसका मतलब है आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया मतलब आपको, आपने पैसे डाले, आपको बस वापस चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है कंपनी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना मुनाफा कर रहा है, कितना नुकसान कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, आप बस इन्वेस्टर के तहत आपको गिना जाएगा और कंपनी में आपका मुनाफा हो, लॉस हो, जो भी हो, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलता रहेगा, या तो महीने में, या तो साल में, या तो जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस तरीके से। तो दिस इज हाउ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों सेम ही चीज है। मतलब आप यूएस इंग्लिश और यूके इंग्लिश में इसको नाम चेंज होते हुए देख सकते हैं, बाकी सारे सेम चीज हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स इसीलिए सेफ है क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है वो बिल्कुल भी पानी में नहीं जाता है। लेकिन यहां पे आपको ये चीज याद रखना है, आपको जो इंटरेस्ट है वो काफी कम मिलेगा, लेकिन किसी कंपनी में अगर अच्छे से आपने सोच विचार करके आपने पैसे लगाया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो कंपनी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो खैर ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। हम बस बेसिक सा चीज जो देख रहे थे वो है स्टॉक्स शेयर्स के साथ बॉन्ड्स का क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड्स या बॉन्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट अपने तरफ से जनता के लिए रखता है, ताकि गवर्नमेंट चाहता है कि ये जनता का जो पैसा है वो देश की उन्नति के काम आए, ये पैसा जो है ये देश के पास रहे और इसी के साथ हम धीरे धीरे और भी अच्छे काम कर पाएं। जैसे कि आपको किसान विकास पत्र, इसके बारे में तो पता होगा, ये भी बिल्कुल सेम तरीके का चीज है, जहां पे आप पैसे लगाते हैं तो वो जो पैसा है वो किसानों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड जो है उसमें हम देखेंगे कि जो नेचर के लिए अच्छा है, जो प्रकृति के लिए अच्छा है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स उसके ऊपर किया जाएगा और उससे आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा।
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है उसके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 8 कैबिनेट कमिटीज का नाम बताया था, तो उसी में से मैंने कहा कि ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। एक है इकोनॉमिक अफेयर्स और एक है हमारा अपॉइंटमेंट्स कमेटी। तो देखिए इसने क्या किया है, इसने इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन ले आने का एक आप प्रपोजल बोल सकते हैं, वो लाया गया है। जो काम पहले हमारा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो करता था, जिसको हम BBB भी कहते हैं, अब ये जो हमारा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को चुनना, और इसी के साथ साथ डायरेक्टर लेवल में कौन कौन जा रहा है, मैनेजरियल पोस्ट में कौन कौन जा रहा है, ये जो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारे ये डिसाइड करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। मतलब सिर्फ जहां पे हम देख सकते हैं कि बैंक्स हैं, कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल में काम कर, LIC वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो ये सारे सेक्टर में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, मतलब ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगे ये FSIB करेगा। अब सवाल है कि इसके पहले ये काम जब BBB करता था तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये BBB के बारे में भी आपको काफी ज्यादा सवाल काफी टाइम पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे हमने देखा है कि पिछला जो इंस्टीट्यूशन है या थोड़ा पहले का जो हमारा करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो आजकल ट्रेंड में आ चुके हैं, काफी ज्यादा टाइम पूछे जाते हैं। तो BBB का जो जेनेसिस है, मतलब ओरिजिन है, वो आप कह सकते हैं कि ये एक रिकमेंडेशन द्वारा हुआ था। द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जो मई 2014 ने PJ नायक कमिटी, जिसको हम PJ नायक कमिटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ये जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए एक अलग सा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो हेडेक लेगा कि यहाँ पे कौन आएगा, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको क्या करना है, वगैरह वगैरह। और उसी के तहत हम देखते हैं कि 2016 में ये BBB बनाया गया था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुआ, ये एक ऑटोनोमस बॉडी था, अपने तरीके से एकदम आराम से अपना काम करता था। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये एक पब्लिक अथॉरिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड था, तो सारी अच्छी अच्छी चीजें यहां पे हम देख सकते हैं। तो अब आपके दिल में सवाल ये आ रहा है कि BBB अगर अपना काम अच्छे से कर रहा था तो प्रॉब्लम क्या था? यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस में कहा है, एक वर्डिक्ट में कहा है कि BBB के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जिसके तहत ये डिसाइड कर पाए कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कौन CEO, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। तो इसको और भी कॉम्पिटेंट बनाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा एक जनरल इंश्योरेंस, इनफैक्ट द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, वो लगभग 100 दिनों से विदाउट एनी रेगुलर CMD काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे एक के बाद एक खड़े हो गए थे, जिससे हम देख सकते हैं कि BBB के ऊपर सवाल आ गया कि क्या आप उतना कॉम्पिटेंट हैं कि आप पहले से किसी को चुन के रखें कि ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप तुरंत उसका बंदोबस्त कर पाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज एक के बाद एक आने की वजह से हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ये लाना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है, जो पिछले वाले BBB के चेयरमैन थे भानु प्रताप शर्मा, इनको ही FSIB के भी चेयरमैन बनाया गया है 2 सालों के लिए। उसके बाद कोई नया चेयरमैन यहां पे बिठाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा ये जो सेशन था वो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिए, आपका जो बहुत ही कीमती कमेंट्स हैं वो देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।